अगर बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म ना हो तो एक छोटा सा कट भी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग का कॉज बन जाता है। लेकिन हमारी बॉडी ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया है एक हाईली रेगुलेटेड मैकेनिज्म दैट इज ब्लड कोगुलेशन कैस्केड, जिसमें मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट करते हैं और फाइनली एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म करते हैं, जिससे ब्लीडिंग परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। और आज हम इस लेक्चर में इसी कोगुलेशन कैस्केड को डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस अनफोल्डेड। माय नेम इज विनोदनी एंड यू आर वाचिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज हीमोस्टेसिस पार्ट 2। अगर आपने हीमोस्टेसिस पार्ट 1 देखा हो तो उसमें हमने समझा था ब्लड कोगुलेशन का, ब्लड क्लॉटिंग का होल मैकेनिज्म, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी हीमोस्टेसिस जिसमें प्लेटलेट एडेशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड क्लॉट रिमूवल। ये सारे स्टेप्स को हमने डिटेल में समझा था पार्ट 1 में, हीमोस्टेसिस पार्ट 1 में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन पार्ट 1 में हमने ये सारे स्टेप्स तो डिटेल में समझा था, लेकिन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का ओवरव्यू देखा था। तो आज पार्ट 2 में हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के सारे स्टेप्स को, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे को डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कोगुलेशन कैस्केड होता है उसमें मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट होते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझनी होगी कि कोगुलेशन कैस्केड, कैस्केड वर्ड जो यूज होता है उसका मतलब होता है कि इस पूरी प्रोसेस में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो वन बाय वन एक्टिवेट होते हैं। दैट इज कि एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, फिर वो नेक्स्ट को एक्टिवेट करता है, देन वो नेक्स्ट को एक्टिवेट करता है एंड सो ऑन। इसी तरह सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और एक चेन क्रिएट करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन का एक चेन क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली फाइनली एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म करते हैं। तो इसी चेन को हम कैस्केड कहते हैं, इसीलिए इसको टर्म दिया गया है कोगुलेशन कैस्केड। दैट मीन्स कि एक कैस्केड जिससे ब्लड कोगुलेशन होता है। तो चलिए इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में समझना शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल से। 1 to 13 रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 to 13। मोस्टली जो होते हैं वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं जाइमोजन्स। जाइमोजन्स इनएक्टिव फॉर्म में जब ये सर्कुलेट होते हैं ब्लड में, तब इन्हें हम जाइमोजन्स कहते हैं। जब हमारी बॉडी में इंजरी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म करते हैं। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए विटामिन के की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए वन बाय वन इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1 जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 2 दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। क्लॉटिंग फैक्टर 3 टिश्यू फैक्टर, इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। फैक्टर 4 दैट इज कैल्शियम। फैक्टर 5 लेवाइल फैक्टर, इसको प्रो एसिलरिन भी कहते हैं। फैक्टर 6 जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्लॉटिंग फैक्टर होते तो 13 है, जब इनिशियली डिस्कवर हुए थे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स तो 6 भी डिस्कवर हुआ था, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये पता चला कि जो फैक्टर 6 है वो एक्टिवेटेड फॉर्म है फैक्टर 5 का। लेवाइल फैक्टर का एक्टिवेटेड फॉर्म है फैक्टर 6, इसलिए स्टेबल से फैक्टर 6 को रिमूव कर दिया गया। तो फैक्टर 6 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देन 5 के बाद डायरेक्ट 7 आ जाता है। फैक्टर 7 इज स्टेबल फैक्टर जिसको प्रो कन्वर्टिन बी कहते हैं। फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए जिसको ग्लोबुलिन भी कहते हैं। फैक्टर 9 इज क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर 11 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जिसको पीटीए भी कहते हैं। फैक्टर 12 इज हेजमैन फैक्टर जिसको कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जिसको लैकी लॉरेंट फैक्टर भी कहते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में हम पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में समझेंगे। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो होती है, जो कोगुलेशन कैस्केड होता है, उसमें 3 पाथवेज होते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी इनका ओवरव्यू देख लिया है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में।
इंट्रिंसिक पाथवे के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये तब एक्टिवेट होता है जब इंटरनल डैमेज होता है, मतलब कि जब डैमेज इंटरनल होता है, इंट्रिंसिक या इंटरनल डैमेज होता है। दैट मीन्स कि जब डैमेज कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स, जब ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तब ये इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट कब होता है, जब डैमेज होता है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में जब इंजरी होती है तब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। अब जैसे ही ब्लड वेसल में इंजरी हुई, एंडोथीलियम डैमेज हुआ, कोलेजन क्या हुआ, एक्सपोज हो गया, कोलेजन एक्सपोज्ड। अब ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ब्लड वेसल इंजरी के टाइम पे जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होता है, ब्लड जो है फ्लो होता है और टच में आता है कोलेजन के, तो ब्लड में प्रेजेंट होता है फैक्टर 12, जो कि यूजुअली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आता है। लेकिन जैसे ही ये कोलेजन से बाइंड करता है एक्सपोज कोलेजन को देख के, तो ये हो जाता है एक्टिवेट। अब क्या हुआ, फैक्टर 12 इज एक्टिवेटेड, फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया। अब इस बाइंडिंग में हेल्प करते हैं कोफैक्टर्स। फर्स्ट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट किनेनोजन, and second is pre-kallikrein, kallikrein, जो कि कन्वर्ट होता है कैलिक्रिन में, और फैक्टर 12 के एक्टिवेशन में और कोलेजन से बाइंडिंग में ये दोनों कोफैक्टर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अब फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया, जो कि फर्दर एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 11 फर्दर एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को। फैक्टर 9 को, ठीक है, एक्टिवेट करता है। फैक्टर 12 को हम क्या बोलते हैं, आपने इस टेबल में देखा था, फैक्टर 12 इज हेजमैन फैक्टर, और कॉन्टैक्ट फैक्टर भी इसको बोलते हैं। फैक्टर 12 इज हेजमैन फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर। इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्लड कोलेजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है और इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट हो जाता है। इसीलिए इस फैक्टर 12 को हेजमैन फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर 11 को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लड वेसल इंजरी हुई, कोलेजन एक्सपोज हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ, फैक्टर 12 आके कोलेजन से बाइंड किया, इसकी बाइंडिंग में हेल्प किया हाई मॉलिक्यूलर वेट किनेनोजन एंड कैलिक्रिन। देन फैक्टर 12 ने एक्टिवेट किया फैक्टर 11 को, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बी कहते हैं। फैक्टर 11 ने फैक्टर 9 को एक्टिवेट किया, जिसको हम क्रिसमस फैक्टर बी कहते हैं। ओके, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, अब क्या हुआ, फैक्टर 9 से आके बाइंड होता है फैक्टर 8। फैक्टर 8 इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है जब ब्लड में बाइंडेड रहता है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर से। फैक्टर 8 ये अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। जैसे ही इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर इसको फैक्टर 8 को रिलीज कर देता है
और जैसे ही ये फ्री होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये जाके बाइंडिंग कर लेता है फैक्टर 9 से। ओके, अब क्या होता है, फैक्टर 9 फैक्टर 8 बाइंडिंग हो जाती है। अब ये बाइंडिंग करते हैं किससे, एक्टिवेटेड प्लेटलेट से, जो कि स्पाइकी स्ट्रक्चर के होते हैं और इनमें प्रेजेंट होते हैं नेगेटिव फॉस्फोलिपिड्स आउटर मेम्ब्रेन में। तो ये कॉम्प्लेक्स जाके इससे बाइंड हो जाता है और इसकी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं कैल्शियम आयंस, जिनको क्या कहते हैं, फैक्टर 4 भी कहते हैं। फैक्टर 4, कैल्शियम आयन को क्या कहते हैं, फैक्टर 4। ठीक है, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना फैक्टर 8 फैक्टर 9 नेगेटिव फॉस्फोलिपिड्स इन प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक टेनेस कॉम्प्लेक्स। ओके, क्या क्या होते हैं इंट्रिंसिक टेनेस कॉम्प्लेक्स में, फैक्टर 9 इन एक्टिवेटेड फॉर्म, फैक्टर 8 कैल्शियम आयंस एंड नेगेटिव फॉस्फोलिपिड्स। फैक्टर 9 और 8 का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि बाइंड करता है इस प्लेटफॉर्म में प्लेटलेट जिसमें नेगेटिव फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है, इस प्लेटफॉर्म में बाइंड करता है और इनकी बाइंडिंग को हेल्प कौन करता है, कैल्शियम आयंस। तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इंट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स। अब ये इंट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है, 10 को एक्टिवेट करता है। और फैक्टर 10 को हम क्या कहते हैं, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ठीक है, ठीक है, तो आप होल मैकेनिज्म समझ गए। ब्लड वेसल इंजरी होती है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, कोलेजन एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि इंडोथेलियल डैमेज होती है तो कोलेजन एक्सपोज होता है। कोलेजन जैसे ही एक्सपोज होता है फैक्टर 12 आके बाइंड करता है कोलेजन से और इसकी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट किनेनोजन एंड कैलिक्रेन। अब इस बाइंडिंग के बाद फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 12 क्या करता है, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। एक्टिवेटेड फैक्टर 11 फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 जो है वो बाइंड होता है फैक्टर 8 से, जो कि यूजुअली बॉन विलेब्रेंट फैक्टर से बाइंडेड होता है और इनएक्टिवेटेड होता है, लेकिन जैसे ही इंजरी होती है इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर इसको रिलीज कर देता है और ये एक्टिवेट होकर फैक्टर 9 से बाइंड कर लेता है। फैक्टर 9 बाइंड होता है फैक्टर 8 से और ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड होता है प्लेटलेट्स में, कहाँ पे, जो नेगेटिव फॉस्फोलिपिड्स एक्सपोज्ड होते हैं जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होता है, और इस बाइंडिंग में हेल्प करते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयंस को फैक्टर 4 भी कहते हैं और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इंट्रिंसिक टिनियस कॉम्प्लेक्स। ये इंट्रिंसिक टिनियस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, जिसको स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी कहते हैं। इसके बाद एक्टिवेट होगा कॉमन पाथवे। तो हम कॉमन पाथवे पढ़ने के पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे को समझते हैं पहले, फिर उसके बाद कॉमन पाथवे समझेंगे। ठीक है, तो चलो चलिए शुरू करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को। एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब एक्सटर्नल इंजरी होती है, एक्सटर्नल डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है। तो जैसे ही हमारा टिश्यू डैमेज हुआ, तो टिश्यू डैमेज हुआ तो डैमेज टिश्यू क्या करता है, एक फैक्टर रिलीज करता है, रिलीजेस फैक्टर 3, फैक्टर 3 रिलीज करता है। फैक्टर 3 को हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ओके, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। टिश्यू डैमेज हुआ, फैक्टर 3 रिलीज हुआ और एक्टिवेट हुआ। ये फैक्टर 3 एक्टिवेट होने के बाद बाइंड होता है, फैक्टर 3 एक्टिवेट होने के बाद बाइंड हो जाता है किससे,
ठीक है। फैक्टर 3 एक्टिवेट होता है और देन ये बाइंड होता है फैक्टर 7 से, फैक्टर 7 से बाइंड हो जाता है। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करता है प्लेटलेट्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स की नेगेटिव फॉस्फोलिपिड से, और इसमें हेल्प कौन करता है? कैल्शियम आयंस। फैक्टर 7 को हम स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। स्टेबल फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स। क्या क्या होता है एक्सट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स में? एक्टिवेटेड फैक्टर 3, activated factor 7, calcium ions, and negative phospholipids of platelets, जिसपे आके ये बाइंड करता है। प्लेटलेट जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के बाइंड के लिए। तो ये क्या हुआ? प्लेटफॉर्म हुआ। कैल्शियम आयंस जो है ये बाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं, एसेलरेट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 को क्या कहते हैं? स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर, ठीक है। तो अब फैक्टर 10 भी एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होगा कॉमन पाथवे। ठीक है, तो आप एक्सट्रिंसिक पाथवे भी समझ गए। क्या हुआ? टिश्यू डैमेज हुआ, रिलीज किया फैक्टर 3 जिसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। फैक्टर 3 एक्टिवेट हुआ और बाइंड हुआ फैक्टर 7 से जिसको स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर 7 और फैक्टर 3A एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि जाके बाइंड होता है प्लेटलेट से, और इस बाइंडिंग को सपोर्ट करता है कैल्शियम आयंस। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एक्सट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स। और ये एक्सट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को जिसको स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी कहते हैं। और ये फैक्टर 10 फिर कॉमन पाथवे में जाता है। आगे हम समझेंगे कॉमन पाथवे को भी डिटेल में। तो समझ गए आप इंट्रिंसिक पाथवे में ये फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया और ये जाएगा कॉमन पाथवे में। इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट हो गया, कॉमन पाथवे तक पहुंच गया। एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट हो गया, कॉमन पाथवे तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कॉमन पाथवे को डिटेल में। तो क्या हुआ? ब्लड वेसल इंजरी हुई, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ, आप डिटेल में समझ गए। वेसल इंजरी से हुआ इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट। टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू में इंजरी हुई, और कौन सा पाथवे एक्टिवेट हुआ? एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे। टिश्यू डैमेज हुआ, एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ। वेसल इंजरी हुई, वेसल डैमेज हुई, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ। और इन दोनों ने एक्टिवेट किया फैक्टर 10 को, फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। अब फैक्टर 10 क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को और क्या कहते हैं? फैक्टर 2 भी बोलते हैं। ओके, फैक्टर 2 भी कहते हैं। अब थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन का दो काम होता है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है? दो काम करता है। एक तो ये फैक्टर 13 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर
13 को एक्टिवेट करता है, जिसको हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजन को और क्या बोलते हैं, फैक्टर 1। ठीक है। अब फाइब्रिन मोनोमर्स बन गए। फाइब्रिन मोनोमर्स ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं। पर फ्रीली मूव करने से, अगर कोई धागा फ्रीली मूव कर रहा है तो क्लॉट फॉर्म तो होगा नहीं। क्लॉट, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल क्लॉट फॉर्म करने के लिए उनमें आपस में बाइंडिंग होनी चाहिए, क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए। तो ये क्रॉस लिंकिंग कौन करवाता है, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 13 क्या करवाता है, फाइब्रिन मोनोमर्स में क्रॉस लिंकिंग करवाता है। क्रॉस लिंकिंग करवाता है और ये बन जाता है फाइब्रिन पॉलीमर। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये फाइब्रिन थ्रेड थे, अरे हो गई ये इनमें क्रॉस लिंकिंग, और इसी में आके ट्रैप हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है। ये हो गया एक हमारा स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट। फाइब्रिन क्लॉट। ठीक है। तो अब आप समझ गए इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो कि कॉमन पाथवे में आके कन्वर्ज होता है और फिर कॉमन पाथवे बनाता है एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट। तो आप समझ गए होंगे सारी स्टेप्स। अब हम पढ़ते हैं, चलिए पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम क्लॉटिंग फैक्टर्स के, जो कि मैंने स्किप कर दिया था। अब आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के फंक्शन। तो फाइब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 है, उसका काम काम क्या होता है, फाइब्रिनोजन क्या का फंक्शन क्या होता है, वो थ्रोम्बिन इसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और क्लॉट का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता था, फैक्टर 10, और यही थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। फैक्टर 3 क्या होता है, जिसको टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, कि क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करता है। जब टिश्यू डैमेज होता है तो कौन सा फैक्टर रिलीज होता है, फैक्टर 3, जिसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। कैल्शियम आयंस क्या है, ये मल्टीपल रिएक्शंस में कोगुलेशन कैस्केड को कंटिन्यू करने के लिए, स्टेबल करने की या क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट होने में हेल्प करते हैं। ये हमने समझा था जब इंट्रिंसिक टीनेज कॉम्प्लेक्स या एक्सट्रिंसिक टीनेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, तब हमने देखा था इसका रोल। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंजाइम और कॉम्प्लेक्सेस को। लेवाइल फैक्टर जो होता है वो कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन में। जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तब ये एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है। स्टेबल फैक्टर क्या करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है इंट्रिंसिक पाथवे में, इंट्रिंसिक पाथवे नहीं सॉरी, एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है कौन, स्टेबल फैक्टर। ठीक है। देन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, दैट इज फैक्टर 8 जिसको हम कहते हैं। फैक्टर 8 ने क्या किया था, इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 9 के साथ बाइंड हुआ था और फिर जाके एक कॉम्प्लेक्स बना के प्लेटलेट से बाइंड हुआ था विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज क्रिसमस फैक्टर, दैट इज फैक्टर 9। ये क्या करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है इंट्रिंसिक पाथवे में। फैक्टर 10 को इंट्रिंसिक पाथवे में। स्टेबल फैक्टर किस में एक्टिवेट करता था फैक्टर 10 को, एक्सट्रिंसिक पाथवे में। और क्रिसमस फैक्टर किस में एक्टिवेट करता है, इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर 10, दैट इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर, जो कि कॉमन पाथवे में एक्टिवेट होता है, दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेट होता है और फिर कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। फैक्टर 11 दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये क्या करता है, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है इंट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता था, सबसे पहले एक्टिवेट होता था फैक्टर 12, देन 11, देन 9। तो 9 को एक्टिवेट कौन करता है,
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर 11। अब आपको समझ में आ रहा होगा 12 से कौन एक्टिवेटेड होता है, फैक्टर 11, दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सारे फैक्टर्स के फंक्शंस, इसीलिए मैंने बोला था पहले पाथवेज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तब आप इसको इजिली समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है हेजमैन फैक्टर, दैट इज फैक्टर 12। ये कब होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में जब ब्लड वेसल इंजरी होती है तो सबसे पहले कोलेजन से आके कौन बाइंड करता है, फैक्टर 12, हेजमैन फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कोलेजन से जाके बाइंड करता है, जैसे ही ब्लड कोलेजन के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए इसको कांटेक्ट फैक्टर भी कहते हैं। लास्ट इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको फैक्टर 13 कहते हैं। ये क्या करता था, फाइब्रिन मोनोमर्स जो फॉर्म हुए थे उसमें क्रॉस लिंकिंग कौन करवाता था, फैक्टर 13, जो कि एक्टिवेट किससे होता है, थ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन क्या करता है, दो काम करता है, फैक्टर 13 को एक्टिवेट करता है, दूसरा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाता है। तो ये एक्टिवेटेड फाइब्रिन जो है, सॉरी, एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर जो है फैक्टर 13, ये क्रॉस लिंकिंग करवाता है फाइब्रिन मोनोमर्स में, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल क्लॉट फॉर्म हो सके। ठीक है, तो अब आप सबके फंक्शन समझ गए हैं, इंट्रिंसिक पाथवे समझ गए, एक्सट्रिंसिक पाथवे समझ गए, कॉमन पाथवे समझ गए, फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म हो गया। अब हम समझते हैं कि इस पूरे कैस्केड में, इस प्रोसेस में बहुत एसेंशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो है कैल्शियम और विटामिन के। कैल्शियम को फैक्टर 4 भी कहते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लॉटिंग फैक्टर्स की टेबल में, कैल्शियम को क्लॉटिंग फैक्टर 4 भी कहते हैं। अब इसका आपने काम देखा था, किसमें था, इंट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स जब बनाया था वहां पे आपने देखा था, इंट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स में आपने देखा था ये क्या करता है, एक्टिवेशन करवाता है और एंजाइम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी करवाता है, स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, एक्टिवेशन करवाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को, और बाइंडिंग में क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्लेटलेट से बाइंड होने में हेल्प करता है। एक्सट्रिंसिक टिनेस कॉम्प्लेक्स में भी यही हुआ था, और प्रोथ्रोम्बिनेस कॉम्प्लेक्स में भी ये हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेशन में भी ये हेल्प करता है, और प्लेटलेट्स की सरफेस से बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब विटामिन के का रोल समझते हैं। विटामिन के जो है वो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस और एक्टिवेशन में हेल्प करता है। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 10, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7 एंड 9। ठीक है, आप इनको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, 1972, 1 इज फॉर 10 एंड 9, 7 एंड 2। ठीक है, 1972 से आप लर्न कर सकते हैं, निमोनिक है 1970, फैक्टर 10, फैक्टर 9, फैक्टर 7 और फैक्टर 2 के एक्टिवेशन और सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो क्लॉटिंग भी अफेक्ट होती है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन और सिंथेसिस को, तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे, जो कि अफेक्ट करेगा ब्लड क्लॉटिंग को, और कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। फिर ब्लीडिंग स्टॉप होने में, ब्लड क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स का मतलब होता है जो कोगुलेशन को इनहिबिट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या स्टॉप करते हैं। अगर बॉडी में ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एंटीकोगुलेंट्स भी जरूरी हैं बैलेंस बनाने के लिए। तो कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, जैसे कि हेपारिन हो गया जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 हो गया, इसका फंक्शन होता है थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करना। थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर दिया तो क्लॉटिंग ही नहीं हुई, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्लॉटिंग नहीं हुई, तो एंटी थ्रोम्बिन 3 हो गया। प्रोटीन सी एंड एस हो गया, हेपेरिन हो गया, और वारफरिन हो गया। वारफरिन का काम क्या होता है, जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, अब कुछ डिजीज हैं जो ब्लीडिंग से एसोसिएटेड हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी।
हीमोफीलिया ए कब होता है? जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर एब्सेंट है या डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। इस कंडीशन को हीमोफीलिया ए कहते हैं। हीमोफीलिया बी कब होती है? जब क्लॉटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंट होता है हमारा बॉडी। क्लॉटिंग फैक्टर 9 अगर नहीं प्रेजेंट है हमारी बॉडी में या कम है या डेफिशिएंसी है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, इफेक्टिव क्लॉटिंग नहीं होगी और इस कंडीशन को कहते हैं हीमोफीलिया बी। वॉन विलेब्रेंट डिजीज हो गए। वॉन विलेब्रेंट डिजीज में कौन से फैक्टर की किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, जो कि हेल्प करता है कोलेजन से क्लॉटिंग फैक्टर्स की बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो अगर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंट है बॉडी या एब्सेंट है तो वॉन विलेब्रेंट डिजीज हो जाती है और इससे क्या होता है? प्लेटलेट का एडहेशन जो है वो रुक जाता है। इफेक्टिवली प्लेटलेट जो है वो कोलेजन से बाइंड नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स का काउंट ही डिक्रीज हो जाता है। साइटोपिनिया, पीनिया मतलब होता है कम होना। तो अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया तो प्लेटलेट बाइंड नहीं होंगे, प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं होगी, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को बाइंड होने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा क्योंकि प्लेटलेट्स ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट प्लग ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के बाइंडिंग के लिए। तो ब्लड क्लॉटिंग हैम्पर होगी। नेक्स्ट इज लीवर डिजीज कोगुलोपैथी। इसमें क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस लीवर में होती है तो इम्पेयर्ड सिंथेसिस होने लगती है, प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होती है लीवर में, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्ट इफेक्टिव क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। नेक्स्ट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसमें क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है नेक्स्ट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इसमें भी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? एबनॉर्मल क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। ब्लड में बहुत सारे ब्लड वेसल्स में एबनॉर्मल अनवांटेड क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं, जिस कंडीशन को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इससे क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है। एंड लास्ट इज विटामिन के डेफिशिएंसी। अगर विटामिन के डेफिशिएंट हो जाएगा तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से विटामिन के डिपेंडेंट हैं? 10, 9, 7 एंड 2, 1972। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी, एक्टिवेशन नहीं होगा, अगेन क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा? इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, role of calcium and vitamin K, anticoagulants, and bleeding disorders orders. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे lymph के बारे में। That's all for today. If you find this video helpful, please like, share and subscribe. And if you have any query or question, please ask in comment section. Thanks for watching. See you in next lecture. Bye bye.